क्लास 10th अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस में आप लोगों के 80 में से 80 मार्क्स आ जाएं तो आप लोगों को चाहिए होंगे 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस और बाकी के 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इन दोनों का ही जुगाड़ हम लोगों ने कर दिया है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं जिसमें से कंफर्म है आप लोगों को उसी में से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस साल अपने बोर्ड एग्जाम में। और रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्लास लगाई है, मास्टर क्लास। और उस मास्टर क्लास में टीचर खुद आएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिससे आप लोगों का एक भी मार्क ना कटे और पूरे 80 आउट ऑफ 80 आप लोगों को मिले। उसके लिए करना क्या है, अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर से जाकर के केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद आप लोगों को ये दो फोल्डर दिखाई देंगे, एक पे लिखा होगा फ्री मास्टर क्लास इन पीडीएफ, वहां पर आपकी मास्टर क्लास होगी और वो कोर्स बिल्कुल फ्री है। और उसी के नीचे दिख रहा होगा आपको टेस्ट सीरीज, उसमें 5 टेस्ट मिलेंगे, 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे, आप लोग उन टेस्ट को दे सकते हो और ये सब कुछ बिल्कुल एकदम फ्री है। तो सोच क्या रहे हो, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करो, आप लोगों को लिंक दिया हुआ है हमारी ऐप। हेलो एवरीवन, तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के क्लास 10 के माइंड मैप। क्लास 10th में माइंड मैप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो भाई ये माइंड मैप पूरा बनाया गया है कि पूरे चैप्टर को आप एक बार गो थ्रू कर पाए। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, एक बार आपको ब्रश अप करना है, तो ये माइंड मैप है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो भाई सब लोग इसको देखें, जो लोग चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या उसमें पढ़ना है, और जो लोग चैप्टर को कर चुके हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे उनको पूरे का पूरा चैप्टर एक बार से ब्रश अप करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो भाई हमारा जो चैप्टर है माइंड मैप में ये वाला लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो इसको दो पार्ट में बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन, तो पहली बात यहां पे की गई है चैप्टर में रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है हमारा कि लाइट अगर किसी सरफेस, पॉलिश सरफेस से टकरा के वापस सेम मीडियम में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लॉ क्या है? इसके दो लॉ बेसिकली हैं। एक तो लॉ आपका है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। दूसरा लॉ होता है कि जो इंसिडेंट रे आती है सरफेस पे गिरती है और जो रिफ्लेक्टेड रे सरफेस से बाहर निकलती है और जो नॉर्मल होता है, तीनों के तीनों सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तीनों का तीनों जो प्लेन होता है वो सेम होता है। तो इसका लॉ है। इससे फिर हम इमेज डिफाइन करते हैं। इमेज क्या होती है? इमेज हमारी होती है कि जब रे कोई रिफ्लेक्ट करके अगर मिलती है, तो अगर हमारी दो रे कहीं पे मिल रही हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे कई सारी होती हैं, अगर हमारी दो रे कहीं पर मिल रही हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पे हमारी इमेज बनेगी। ये इमेज दो तरह की हो सकती है, इमेजिनरी और रियल। रियल इमेज का मतलब होता है कि रे जब रिफ्लेक्ट होने के बाद दो रे आपस में मिल रही हो, एक्चुअली मीट कर रही हो, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। एक्चुअली रे मीट करनी चाहिए, यहां पे लिखा हुआ है। और ये इमेज हमारी इन्वर्टेड होती हैं। और तीसरी बात ये होता है कि ये स्क्रीन पे ले सकते हो आप। अगर आप स्क्रीन कोई लगाओगे, वहां पे कोई पर्दा लगाओगे तो स्क्रीन पे ले सकते हो। जैसे हॉल में होता है, हॉल में क्या होता है कि लाइट आके गिरती है तो वहां पे क्या होता है, उसकी इमेज वहां पे ले सकते हो क्योंकि वो रियल इमेज है। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है? इमेजिनरी इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। उसे वो क्या होती है? उसका मतलब होता है कि आपकी रे एक्चुअली मीट नहीं कर रही, आप उनको केवल पेंसिल से क्या करते हो, आप पेंसिल से आगे बढ़ा के डैश डाल के बढ़ाते हो और फिर उनको मीट कराते हो। तो वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही, उनको जो है हमें आगे बढ़ा के खुद मीट कराना पड़ता है। वो अपीयर टू मीट होती हैं। तो जहां पे रे अपीयर टू मीट होती है, यहाँ पे कैसी इमेज बनती है? वहां पे वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज बनती है। यहाँ पे जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, और हमारी जो इमेज ये वाली होती है इनको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। इन इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो भाई ये इमेज का फर्स्ट पार्ट है, इमेज के बारे में जहां डिस्कस किया गया है। अगर हम आगे बात करें तो मिरर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। मिरर क्या होता है? मिरर एक सरफेस होता है जिसका एक सरफेस जो है पॉलिश होता है और एक सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग होता है। मतलब वो रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट को, अगर लाइट उस पर गिरती है तो रिफ्लेक्ट कर सकता है। दो तरह के मिरर आपके होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर सबको पता है क्या होता है, घर में हम लोग यूज करते हैं। उसमें जो इमेज बनती है, इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या लिखी है देखो, इमेज जो होती है दैट इज सेम साइज, लिखा है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना इमेज का भी साइज होता है। डिस्टेंस बराबर होता है, मिरर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है वही इमेज की दूरी, दोनों दूरी क्या होती है? इक्वल होती है। ध्यान रखिएगा, दोनों दूरी बराबर होती हैं। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। ऐसा होता है कभी आप बाल बना रहे हो और मिरर में आपकी उल्टी इमेज बन जाए कि आपके जो है उल्टा आप दिख रहे हो, ऐसा होता है? नहीं होता ना, आपकी इमेज हमेशा सीधी इमेज बनती है। तो इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, और ये वर्चुअल होती है। यहाँ पे एक्चुअल इमेज नहीं बनती है, मतलब रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है। उसके बाद इमेज जो होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट साइड राइट और राइट लेफ्ट। हमें कई बार कंफ्यूजन होता है, राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन होता है अगर बाल वाल बनाते हैं कि राइट है या लेफ्ट है। तो राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट वाला राइट दिखता है, उसको हम बोलते हैं
लेटरली इन्वर्टेड। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों में डिफरेंस है। इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट राइट, और इरेक्ट का मतलब होता है कि सीधी इमेज, ठीक है। तो इरेक्ट मतलब सीधी और लिटिल इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट राइट की इमेज। तो इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, जिसमें सारी इमेज की प्रॉपर्टियां होती हैं। उसके अलावा अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, दो स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। दोनों के लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और f हमारा जो होता है वो r/2 होता है। फोकल लेंथ क्या होती है? r/2। u हमारा इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v हमारा इमेज का डिस्टेंस है, f हमारी फोकल लेंथ है, f हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होती है। जो स्फेरिकल मिरर होता है ये एक्चुअली पार्ट ऑफ अ स्फीयर होता है। उसको हम काटते हैं और उसके एक साइड को पॉलिश कर देते हैं। हम क्या करते हैं? स्फीयर के एक साइड को पॉलिश कर देते हैं। अगर हम स्फीयर के एक पार्ट को पॉलिश, साइड को पॉलिश कर दें तो हम बोलेंगे कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया। अगर हम इस साइड को पॉलिश कर दें तो हम बोलेंगे हमारा मिरर कैसा बन गया? ये कॉनकेव मिरर। हमारा ये मिरर कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। तो ये एक्चुअली एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो स्फीयर की कोई रेडियस होगी, तो r/2 अगर हम ले लें, रेडियस बाय 2 अगर हम ले लें, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा फोकल लेंथ होता है। तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। बस हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो हमें ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लेंगे और कॉनकेव की नेगेटिव होती है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए यहां पे जो आपके कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में आउटर साइड पॉलिश होती है। हमने डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर में आउटर साइड हमारी पॉलिश होती है। तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर हमारा ये वाला मिरर है, देखिए ये वाला मिरर हमारा कॉनकेव मिरर है। तो या फिर ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। तो इसमें जो इमेज बनती है, इन इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब जो ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे रखा होता है, जब ऑब्जेक्ट मान लीजिए r पे रखा हुआ है, f पे रखा हुआ है, तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? तो लेट अस सी दिस थिंग। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होता है तो हमारी इमेज फोकस पे बनती है, पॉइंट साइज की इमेज बनती है। जब हमारा ऑब्जेक्ट c और f के बीच में होता है, इमेज c से पीछे बनती है, यहां बनती है एनलार्ज इमेज। आप देखें कि हमारी जो इमेज बन रही है, सॉरी, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है c से पीछे है तो हमारी इमेज c और f के बीच में इन्वर्टेड बन रही है। अच्छा, मैंने रे डायग्राम नहीं बनाया, मैंने केवल जो है इमेज बना के दिखाई है, ऑब्जेक्ट बना के दिखाई है। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज इन्वर्टेड बन रही है, छोटे साइज की बन रही है, c और f के बीच में बन रही है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट c पे आया तो इमेज भी हमारी c पे आई, इक्वल साइज की हो जाती है, इन्वर्टेड है अभी भी। अगर ऑब्जेक्ट और आगे आया तो इमेज पीछे चली जाती है। देखो ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है ब्लू वाला और इमेज पीछे जा रही है रेड वाली। तो ये इमेज पीछे चली गई और अब बड़ी हो गई, पहले छोटी थी, फिर ये बराबर हुई, फिर ये बड़ी हो गई। अब देखिए अब ये बड़ी हो गई है। जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे आया तो इमेज हमारी इंफिनिटी में चली गई, और जब ऑब्जेक्ट और आगे आया, फोकल लेंथ और पी के बीच में आया, तो हमारी जो इमेज है वो मिरर से पीछे चली जाती है और ये इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनती है। तो ये वर्चुअल इमेज है, सीधी इमेज है, बड़ी इमेज है। तो इस केस में हमें इरेक्ट इमेज मिलती है। इसलिए हम इसको कई बार यूज करते हैं, जहां पे हमें इमेज, बड़ी इमेज चाहिए होती है, वहां पे हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। कि कॉन्वेक्स मिरर में बड़ी इमेज नहीं मिलती, उसमें हमेशा छोटी इमेज मिलती है। कॉनकेव मिरर में 2 बार बड़ी इमेज मिल रही है, एक तो वहां मिल रही है और एक हमें यहां मिल रही है। देखो दोनों केस में ये इन्वर्टेड इमेज है, बड़ी इमेज है, और वो इरेक्ट इमेज है, बड़ी इमेज है। तो दोनों केस में बड़ी इमेज मिल रही है, कॉन्वेक्स में नहीं मिलती हमें, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में सारी पोजीशन दी हुई है कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे तो फोकस पे इमेज, बियॉन्ड सी है तो कहां इमेज बनेगी, सारे केस हमें दिए हुए हैं कहां पे इमेज बनेगी और उसका नेचर क्या होगा, ऑलरेडी हम डायग्राम में देख चुके हैं। अब अगर हम आगे मूव करें, इसका यूज क्या है, क्योंकि ये बड़ी इमेज देता है, तो इसका यूज क्या है? इसका यूज है, हम लोग शेविंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी इमेज दे रहा है हमें, शेविंग में बड़ी इमेज चाहिए, क्लियर इमेज चाहिए। मेकअप में यूज कर सकते हैं, वहां पे यूज होता है। उसके अलावा टॉर्च और सर्च लाइट में यूज होता है। डेंटिस्ट यूज करते हैं। डेंटिस्ट क्यों यूज करेंगे? डेंटिस्ट आपके जो कैविटी को देखने के लिए, दांत की जो कैविटी होती है, बड़ी इमेज चाहिए। टॉर्च और सर्च लाइट में क्यों यूज होता है? टॉर्च और सर्च लाइट में इसलिए यूज होता है इसका एक्चुअली, कि अगर हम यहां पे बल्ब लगा दें, मान लो बल्ब यहां पे लगा दिया, हमारा मिरर है और यहां पे बल्ब लगाए, तो हमारी जो रे आएंगी वो ऐसे, अगर फोकस पे हम बल्ब लगा दें तो रे हमारी ऐसे हो जाएंगी पैरेलल, तो हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगा। तो इसलिए हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिले, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, गाड़ियों में भी यूज करते हैं, टॉर्च और सर्च लाइट में भी इसका यूज होता है। तो ये कॉनकेव मिरर के यूज हुए, तो इसके यूज हुए। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में इनर साइड को हम पॉलिश कर देते हैं और इसमें 2 तरह की इमेज बनती है। इनर साइड को पॉलिश अगर हम कर देंगे, देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, अगर हम इसको पॉलिश कर दें इनर साइड को, ये स्फीयर की अंदर वाली साइड, अगर ये पूरा स्फीयर था तो ये अंदर वाली साइड को हमने पॉलिश कर दिया, तो अब जो रे आएगी वो यहाँ पे आएगी। तो 2 केस होते हैं कि रे आपकी या तो इन्फिनिटी से आ रही हो, तो इस केस में क्या होता है, आपकी जो इमेज बनती है वो पीछे बनती है फोकस पे, और वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रे एक्चुअली देखिए रे यहां पे आई और आने के बाद इधर को चली गई, बाहर को चली गई, ये एक्चुअली अंदर तो नहीं आई, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई। तो यहां पे ये मीट नहीं कर रही, बट ये अपीयर टू मीट हो रही है। अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो दे विल अपीयर टू मीट एट द फोकस।
तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये कैसी इमेज है? वर्चुअल पॉइंट साइज इमेज इसमें बनती है अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए इन्फिनिटी में नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, कहीं पे मान लीजिए फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस केस में इमेज कहां बनती है? तो इस केस में अगर आप इमेज बनाओगे तो आप देखिए, मान लीजिए पैरेलल रे भेजेंगे, तो पैरेलल रे जो होगी वो क्या होगी? फोकस से ऐसे चली जाएगी, मतलब ये फोकस से अपीयर टू पास होगी ऐसे। एक तो ये बन गई आपकी। दूसरी आपकी जो इमेज है वो आप रे है वो आप सी की तरफ को भेज सकते हो। तो कोई रे अगर सी की तरफ को जाती है तो आपको पता होगा कि कोई भी रे अगर सी की तरफ को जाती है तो अपने पास से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये इसी पास से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये बन गई और एक रिफ्लेक्टेड रे ये बन गई। अब ये दोनों अपीयर टू मीट कहां पे हो रही है? यहाँ पे। एक्चुअली मीट नहीं कर रही अभी भी ये अपीयर टू मीट हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। तो इस केस में जो इमेज बनती है वो P और F के बीच में इमेज बनती है। तो दो केस यहाँ पे होते हैं, इन्फिनिटी वाला और एक फाइनाइट डिस्टेंस वाला। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपकी जो इमेज होती है इन्फिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस पे इमेज बनती है और ये पॉइंट साइज की होती है। जब आपका ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो इमेज हमारी बिटवीन एफ एंड पी बनती है, डिमिनिश छोटी इमेज बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन वर्चुअल इरेक्ट भी होती है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसके यूजेस क्या हैं? अब इसके यूजेस क्या हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहां पे यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर आपको छोटी इमेज दे रहा है तो हम लोग इसको व्हीकल में यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर की तरह। आपने देखो जब गाड़ी चलाते हैं पीछे की तरफ को देखते हैं ट्रैफिक को, तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्योंकि आपको पीछे की इमेज चाहिए और छोटी इमेज चाहिए। क्योंकि मान लो अगर बड़ी इमेज आपको मिलेगी तो क्या होगा कि आपके पूरे मिरर में एक ही ट्रक दिखेगा, एक ही कार दिखेगी, लेकिन आप चाहते हो कि सारी कारें दिखे, पीछे से जो भी आ रहा है सबको दिखे। तो आपको छोटी इमेज चाहिए होती है और सीधी इमेज भी चाहिए होती है ना। जो कॉन्केव मिरर है उसमें उल्टी इमेज भी आती है कई बार, तो आप नहीं चाहते कि ट्रक की उल्टी इमेज आपको आए, तो आप चाहते हो हमेशा सीधी इमेज आए। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी इमेज देता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यहाँ पे यूज करते हैं रियर व्यू मिरर की तरह। हम शॉप्स में यूज करते हैं, शॉप्स में हम लगाते हैं तो हमें पूरा दिखता है सब जगह। जो भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कोई मतलब गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, कोई जो है जेब में तो नहीं डाल रहा, कुछ चीज तो वो दिख जाता है यहाँ पे, तो हम शॉप में इसको यूज करते हैं। उसके अलावा जो टर्न्स आपके होते हैं, पहाड़ों पे जो टर्न आते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि मिरर होता है तो उसमें दोनों तरफ की गाड़ियां दिखती हैं। अगर इधर से कोई आ रहा है उसको उधर कोई गाड़ी दिखती है, और जो इधर से आ रहा है उसको इधर की गाड़ी दिखती है, तो आराम से वो लोग टर्न ले सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर, ये हुआ कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे मिरर की कहानी यहां पे खत्म हुई। अब अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हुआ। रिफ्रैक्शन वाला पार्ट अगर हम बात करें, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड कर जाती है व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। अगर डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड करती है, रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बैंड करती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके लॉ क्या है? इसके लॉ है एक तो साइन आई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसका साइन, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसका आर, साइन आर, दोनों का रेशो जो है कांस्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो ये डिपेंड करता है दोनों मीडियम पे कि मीडियम क्या है आपके, तो एक कांस्टेंट रहता है। अगर आप आई को चेंज करोगे तो आर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इनका रेशो हमेशा एन के बराबर ही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ ये बोलता है कि जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, अगेन वो तीनों के तीनों क्या होंगे? सेम प्लेन पर ही लाई करेंगे। तो ये भी एक और लॉ होता है हमारा, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकल के आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा साइन आई बाई साइन आर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन एक और तरीके से करते हैं कि लाइट की स्पीड, लाइट हमारी आ रही है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में c थी, बाहर जो थी वो स्पीड c थी, मीडियम में आने के बाद v1 हो गई, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, मान लीजिए ग्लास है सपोज, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा c बाय v1। ऐसी मान लीजिए लाइट आपकी पानी में चली गई, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, पानी में लाइट चली गई, तो पानी में जो स्पीड होगी लाइट की मान लीजिए v2 है। पानी में स्पीड क्या है? v2 है। तो पानी में स्पीड मान लीजिए मेरी v2 है, तो लाइट आई तो ये बैंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल, और ये स्पीड मान लीजिए v2 है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर होगा वो हो जाएगा c बाय v2। c बाय v2 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द वाटर हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इन द वाटर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि वेलोसिटी का रेशो है, वेलोसिटी बाय वेलोसिटी है, तो यूनिट कट जाती है यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देयर इज नो यूनिट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक तो होता है एब्सोल्यूट, जो हमने अभी निकाला कि वैक्यूम में स्पीड कितनी है, मीडियम में कितनी है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? ये वाला रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार वाला, ये रिलेटिव मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में उसका। मान लीजिए हमें वो निकालना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब ग्लास के कंपैरिजन में वाटर का इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ये लिखेंगे।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वाटर बाय ग्लास करेंगे, वाटर का इंडेक्स क्या था हमारा, c बाय वेलोसिटी इन द वाटर, और ये हो जाएगा c बाय वेलोसिटी इन द ग्लास। तो भाई ये c से c तो कट जाएगा, तो ये आएगा वेलोसिटी इन द ग्लास अपॉन में वेलोसिटी ऑफ द वाटर। तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो इंडेक्स आपका आता है हमेशा मोर देन 1 आता है, क्योंकि c की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। कितनी वैल्यू होती है ये, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में। तो इससे ज्यादा कोई होगा नहीं, तो ये हमेशा बड़ा रहेगा इससे, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। लेकिन ये वाली वैल्यू जो होती है इसमें c तो है नहीं, v का रेशो है, तो ये वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, किसमें स्पीड ज्यादा होगी किसमें कम होगी, तो ये कुछ भी हो सकता है, लेस देन 1 मोर देन 1। तो रिलेटिव इंडेक्स जो होता है ये लेस देन 1 मोर देन 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट इंडेक्स है हमेशा मोर देन 1 होगा। जैसे गिलास का इंडेक्स है तो 1 से ज्यादा है, वाटर का 1 से ज्यादा होता है, सबका 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। अब जो हमारी लाइट आती है, जो बैंड होती है, दो तरह से हम लोग इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ग्लास स्लैब अगर हम लें, पैरेलल ग्लास स्लैब, उसमें क्या होता है, तो पैरेलल ग्लास स्लैब में जो इंसिडेंट रे आती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद टुवर्ड द नॉर्मल, फिर बाहर निकल जाती है, फिर दोबारा रिफ्रैक्ट होती है और फिर दोबारा बाहर निकल जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो इंसिडेंट रे होती है और ये रे जो बाहर निकली है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये दोनों रे आपस में पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो जब बाहर निकलती है तो पैरेलल होती है। आपका अगर आप एंगल निकालोगे तो ये वाला एंगल आई जो है ये ई के बराबर आ जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस दोनों आपस में बराबर आते हैं। एंगल ई इक्वल टू एंगल आई होता है और रे जो होती है वो अपने पैरेलल बाहर निकलती है, लेकिन थोड़ा सा पाथ इसका चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा अपने शिफ्ट कर जाती है पैरेलली। मतलब पहले ऐसे आ रही थी तो अब थोड़ा सा नीचे से बाहर निकल रही है, लेकिन है पैरेलल। तो इसको जो शिफ्ट हुआ है एल एम की जो वैल्यू है यहाँ पे, जो हमने एल एम लिखा है, जो शिफ्ट हुआ है, रे पहले यहाँ पे जानी चाहिए थी बाहर अगर सीधी जाती तो, लेकिन अब यहां से बाहर निकल रही है, तो इसको जो शिफ्ट हुआ है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब हम लेंस की बात करें, जो रिफ्रैक्शन होता है लेंस में, तो लेंस क्या होता है, लेंस हमारा एक मीडियम होता है जिसको हम ग्लास जो है दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड करते हैं। ग्लास का लेंस हो सकता है, वाटर का भी लेंस होता है, किसी का भी लेंस हो सकता है, मतलब दो स्फेरिकल सरफेस से घिरी हुई बाउंड्री के बीच में कोई और मीडियम अगर हो तो उसे हम बोलते हैं लेंस। तो इसे हम बोलते हैं थिक ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है थिक फ्रॉम द सेंटर, जो बीच में से मोटा होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको। इसमें जो इमेज बनती है उनकी कई सारी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है उसमें कई सारी पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज आपकी फोकस पे बनती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है 2f के पीछे है, माने इन्फिनिटी से आगे है लेकिन 2f के पीछे, तो इमेज हमारी f और 2f के बीच में छोटी इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे आ गए तो इमेज भी 2f पे आ जाती है, इन्वर्टेड है लेकिन इक्वल साइज है, इक्वल साइज की इमेज है, इक्वल साइज की, ठीक है। यहां पे देखिए तो ऑब्जेक्ट और आगे आया, इमेज और पीछे चली गई, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आया, इमेज पीछे चली गई और बड़ी हो गई, इन्वर्टेड इमेज है, 2f से पीछे बन रही है। ऑब्जेक्ट f पे आया, इमेज इन्फिनिटी पे चली गई, उल्टा हो गया, देखो इन्फिनिटी से f पे बन रहा था, यहाँ पे f से इन्फिनिटी पे चली गई इमेज। इस केस में हमारी जो है मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट और आगे आ गया, f से भी आगे आ गया, ऑप्टिक सेंटर के बीच में, ये ऑप्टिक सेंटर हमारा होता है और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज जो है फिर पीछे बनती है। और ये इमेज जो होती है इरेक्ट और वर्चुअल इमेज होती है। कैसी होती है, इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज इस केस में हमारी बनती है। तो ये सारे केस हमें ध्यान रखने हैं। ये सारे केस हमने यहां पे भी लिख दिए हैं आपके लिए, अगर आप देखेंगे यहां पे, तो यहां पे भी सारे केस लिखे गए हैं। एफ अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां पे बनेगी, 2f पे कहां पे बनेगी, सारे केस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर का केस हुआ। कॉनकेव मिरर में, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का केस हुआ। कॉनकेव लेंस में दो ही केस बनते हैं हमारे। कॉनकेव लेंस क्या होता है, जो बीच में से थिन होता है, उसमें दो ही केस होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो इमेज हमारी f पे बनती है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इमेज हमारी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर, हमेशा जो होती है फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में बनती है, जो कि डिमिनिश्ड होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है। छोटी इमेज बनती है और सीधी इमेज बनती है एफ एंड ओ के बीच में। तो इसको, ये दो केस यहाँ पे होते हैं केवल, इसमें कई सारे केस होते हैं। तो आपको ध्यान रखने, सारे केस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूले दोनों लेंस के लिए सेम है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v हमारा इमेज डिस्टेंस है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मैग्निफिकेशन जो होता है v/u होता है। अच्छा, वहां पे मैग्निफिकेशन जो था वो हमारा -v/u था, हमने देखा नहीं, यहाँ पे -v/u है मिरर के केस में, और यहाँ पे क्या है v/u। तो मैग्निफिकेशन हमारा v/u होता है। उसके अलावा एक चीज हम और डिफाइन करते हैं लेंस के केस में, इसको बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर, तो पावर हमारी जो होती है 1/f होती है, 1 बाय फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ का ध्यान रखिएगा, हमेशा किसमें लेनी है,
मीटर में, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है सेंटीमीटर में यूजुअली क्वेश्चन में दी होती है, आपको मीटर में लेनी है तो आपका फॉर्मूला 1/f सही है। लेकिन अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो आप क्या लिख सकते हो 100/f, तो देखिए लिखा है ना f इन सेंटीमीटर। अगर आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो 100/f, जैसे मान लीजिए हमारी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो पावर हो जाएगी 100/20 यानी 5 हो जाएगी, 5 डायोप्टर। इसकी यूनिट क्या होती है डायोप्टर, लिखा हुआ है यहाँ पे यूनिट इज डायोप्टर। तो हमारी जो पावर हो जाएगी वो 5 डायोप्टर हो जाएगी। फोकल लेंथ हमारी प्लस या माइनस हो सकती है, कॉन्वेक्स लेंस की प्लस होती है, कॉनकेव की माइनस होती है, तो अकॉर्डिंगली हमारी पावर भी प्लस या माइनस आएगी। और पावर का जो अगर हम लेंस को साथ साथ रखें कॉम्बिनेशन में रखें तो पावर जो होती है सबकी ऐड हो जाती है, तो पावर जो नेट पावर आती है, मान लीजिए 3-4 लेंस हमारे कांटेक्ट में हैं, तो नेट पावर जो आती है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 करके हमारी आती है, तो उसे हम बोलते हैं नेट पावर ऑफ द लेंसेज। तो भाई इस तरीके से आई थिंक हमने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली हैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।